नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस बात का डर था अब वो सच साबित होने लगा है। इस देश में केंद्र बनाम राज्य की जंग छिड़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की जिद ने अब राज्य और केंद्र के बीच अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी ईडी के अधिकारियों के साथ, उसके बाद तो यह लगा था कि केंद्र ना जाने अब अगला कदम क्या उठाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल से एक और करारा झटका मिला है और ममता बनर्जी खुलकर इस बार भी सामने आई हैं, जैसे पिछली बार वो सीबीआई वाले मामले में आई थी। यहां पर अब ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं जिस नेता के यहां रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, अब उस नेता ने भी खुलकर चेतावनी दी है कि बीजेपी के दलाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे छू लें। बात यही नहीं थमी है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और यह एफआईआर इस वजह से दर्ज किए गए हैं क्योंकि ममता बनर्जी के अपमान का आरोप अमित मालवीय पर लगा है। तो ऐसे में मोदी जी को उनकी ही भाषा में शायद दीदी जवाब देने लगी हैं। बंगाल में हुई घटना के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तरीके से मैसेज साफ कर दिया है देश के उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जहां विपक्ष की सरकारें हैं कि आपको अगर मोदी जी से निपटना है, उनका सामना करना है तो तेवर कड़े करने होंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अब राज्य बनाम केंद्र की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अराजकता का माहौल दिखाई पड़ने लगा है। प्रशासन, नियम कानून व्यवस्था और शांति की ही धज्जियां उड़ गई हैं। तो ऐसे में अपना अपना देख लो भाई वाले सिचुएशन देश में दिखाई पड़ने लगे हैं। ये पश्चिम बंगाल एक अलग मजबूत गढ़ बनता जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, जिसके चलते उसी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जब पाला बदलते हैं तो इन्हीं जांच एजेंसियों के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार बाहर निकल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से कई राज्यों में जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा वो जांच एजेंसी के दायरे से बाहर निकलते चले गए। लेकिन जो मोदी शाह के सामने डटे रहे, उनके सामने जांच एजेंसी एकदम खड़ी हो गई, परेशान करने लगी। लेकिन बंगाल में जब जब यह कोशिश हुई है, बंगाल ने एक तरीके से पलटवार कर दिया है, वो भी कड़क पलटवार। अभी जो खबर आई कि ईडी पर एफआईआर लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर हमले के संबंध में 3 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर में जांच एजेंसी के अधिकारियों पर आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 अन्य प्राथमिकियां अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों हुई, इस पर आरोप लगा कि दीदी ने इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे रखा है। दूसरा मुद्दा यह उठा कि जिस जगह ये रेड करने के लिए लोग गए थे वो शाहजहां शेख का बहुत दबंग वाला इलाका माना जाता है और उनकी वहां पर तूती बोलती है, इसलिए वहां लोग उनके समर्थन में आ गए थे। खैर, जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन अगर गलत था तो इस गलत को बढ़ावा देने वाला कौन है? केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का जिस तरीके से पूरे देश में खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर दुरुपयोग किया, उसके बाद हर राज्य में गुस्सा है और इन जांच एजेंसियों की अहमियत घटती चली गई है। फिर चाहे 7 समन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया गया हो, या फिर 2-3 समन तेजस्वी यादव को भेज दिया गया हो, या फिर 3 से 4 समन अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया हो, इन लोगों ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और बंगाल ने तो हर बार आगे से बढ़कर नेतृत्व करना शुरू कर दिया है कि हमारे यहां दादागिरी नहीं चलने देंगे जांच एजेंसियों की। और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के सहारे यह मोदी सरकार को भी संदेश है कि आपने जिस जांच एजेंसी की
गरिमा को गिराने की कोशिश की है, उसकी भरपाई अब कैसे होगी? क्या अब जो आपने कदम उठाए जिसके चलते राज्य केंद्र के अधिकारियों पर पलटवार कर देता है, हमला कर देता है, तो कहीं ना कहीं यह एक मैसेज पूरी दुनिया भर में है कि अंदर ही अंदर देश में अराजकता का माहौल है। देखिए कितनी धाराएं लगा दी गई हैं। यहां लिखा गया है ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441 आपराधिक अतिक्रमण, 379 चोरी करने का इरादा और 354 एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत दर्ज की गई है। क्या अब इन ईडी के अधिकारियों को जेल भी ममता दीदी भेजने जा रही हैं? यह तो जानना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर ईडी वहां पहुंची थी कि उनके यहां छापेमारी करनी है, उनका क्या बयान आ रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक रिपोर्ट और है, हेडलाइन में ही लिखा हुआ है बीजेपी के दलाल मुझे छू नहीं सकते। ईडी अफसरों पर हमले के बाद पहली बार बोले टीएमसी नेता शेख शाहजहां। नवभारत टाइम्स ने उनके स्टेटमेंट को हूबहू छापा है। लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय पर हमले में पुलिस ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वहीं राज्य में ईडी पर हुए हमले के बाद राजनीति गरमाई हुई है। टीएमसी नेताओं की तरफ से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता और ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें शाहजहां शेख यह कह रहे हैं कि बीजेपी के दलाल मुझे छू नहीं सकते, हमें नाराज मत करो, ममता को लोगों की परवाह है, 2024 में हमें बीजेपी को हटाना है। शेख का यह बयान ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद का है। वो बीजेपी को खुले तौर पर दलाल कह रहे हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी शाहजहां शेख पर एक और एफआईआर दर्ज करा देगी? लेकिन दर्ज कराने के बावजूद क्या शाहजहां को वो गिरफ्तार कर पाए? पहले जांच एजेंसियां जाती थी तो हड़कंप मचता था कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसी पहुंच रही है, लेकिन इन लोगों ने अपनी गरिमा कैसे गिराई है पूरे देश ने देखा है। खुलकर ये लोग सामने आ गए हैं कि विपक्ष पर कार्रवाई करने में इन्हें मजा आता है, भले ही ऊपर से निर्देश आता हो। स्वायत्ता इनकी खत्म हो गई। यहाँ शाहजहां शेख ने जो बयान दिया है उस बयान को भी जरा गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है ईडी और सीबीआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको राजनीतिक साजिश को समझना होगा। वे समझते हैं कि मुझे चुप करा देंगे, वे संदेश खाली में टीएमसी को खत्म कर देंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे जैसे हजारों शाहजहां शेख हैं, आप सभी टीएमसी के योद्धा हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी हमारे परिवारों के लिए काम कर रही हैं, हम इंसान हैं, हमारी मौत निश्चित है, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर कोई साबित कर देगा मैं अपना सिर कलम कर दूंगा, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये शाहजहां शेख का बयान है और ममता बनर्जी अपने नेताओं को बैक कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। चूंकि जो चीजें अब राज्य के अंतर्गत आ गई हैं, वहां राज्य सरकार अब अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। आपको याद होगा कि सीबीआई वाला केस क्या था, जब पश्चिम बंगाल के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से ही पूछताछ करने या फिर उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीम पहुंच गई थी। दैनिक जागरण ने लिखा है कि साल 2019 में राज्य पुलिस और सीबीआई के अधिकारियों के बीच इसी तरह का टकराव देखने को मिला था। उस समय सीबीआई की टीम वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी से पूछताछ करने पहुंची थी, जिसके बाद राज्य पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया था। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र और भाजपा पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने संविधान को बचाने के लिए रात भर धरना भी दिया था। तो ये सारी घटना वहां घटित थी और उस वक्त भी यह कहा गया था कि जब आप हमारे राज्य में आए तो हमें सूचना क्यों नहीं दिए, और जिस अधिकारी को आप पूछताछ करने जा रहे थे उन्हें कोई वारंट, कोई नोटिस लेकर क्यों नहीं गए थे। और इसी के चलते वहां के स्थानीय पुलिस ने उस अफसर को ही, सीबीआई के अफसर को ही हिरासत में ले लिया था और ममता बनर्जी फिर वहां मौके पर पहुंची थी और जमकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और जरा ध्यान दीजिएगा कि ममता बनर्जी इन सब के बावजूद वहां पर चुनाव जीतती है, जनता उन्हें वहां प्यार करती है और ऐसे में बीजेपी बौखला जाती है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए कि बंगाल में खूब हिंसा होती है, उनके कई कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हो गई। अगर इतनी अराजकता का माहौल बंगाल में बार बार होता है तो क्या ममता बनर्जी अकेले ऐसा कर देती होंगी या फिर इसमें कोई और भी होता होगा?
लेकिन नतीजा क्या है? लेकिन अगर चुनाव ही हार जीत का स्टैंडर्ड तय करता है, मानक तय करता है, तो वहां ममता बनर्जी के आगे बीजेपी कहीं टिकती भी नहीं है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि ममता बनर्जी के लिए गए फैसले देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री अपना सकते हैं? क्या इसी तरीके से अब राज्य बनाम केंद्र की जंग हमेशा हर राज्य में देखने को मिलेगी? जहां जहां जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा, वहां वहां क्या वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता मोर्चा खोल देंगे? अगर ऐसी स्थिति रही तो इस देश में शांति और नियम कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ जाएगी। यहाँ तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब भगवा वस्त्र पहनकर अब कह रहे हैं कि देश भर के तमाम न्याय के मंदिरों में वो जा रहे हैं और वहां यह कह रहे हैं कि यहां भी न्याय का ध्वज हम फहराएंगे। लेकिन कैसे? इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों ने निराशा ही बांध रखी है, उम्मीद की किरणें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर इसे आप इस दृष्टिकोण से देखें कि ममता बनर्जी एक ऐसे विकल्प के तौर पर मोदी जी के सामने खड़ी हो रही हैं, जो देश के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आईना दिखा रही है कि अगर आपको मोदी जी से निपटना है तो तेवर कड़े करने ही होंगे। इसके अलावा विकल्प फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।